नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में आरटीई का 1 नंबर अध्याय पढ़ा था और 1 नंबर अध्याय के साथ साथ हमने धारा 1 और 2 का भी अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम अध्याय 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 नंबर जो अध्याय है उसका नाम है शिक्षा बालकों का अधिकार। और इस अध्याय में कुल जो धारा है वो 3 से 5 तक है। अध्याय 1 में कुल धारा 1 और 2 दो ही थी, और अध्याय 2 में कुल धारा कितनी है? 3 से लेकर 5 तक, यानी 3, 4 और 5। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धारा 3 को देखते हैं कि धारा 3 में क्या है। धारा 3 में क्या लिखा गया? धारा 3 में ये कहा गया है कि शिक्षा बालकों का अधिकार है जिसकी व्यवस्था समुचित सरकार करेगी। शिक्षा बालकों का अधिकार है, शिक्षा बालकों का अधिकार है जिसकी व्यवस्था व्यवस्था समुचित सरकार करेगी। यानी शिक्षा प्राप्त करना बालकों का एक अधिकार है। और शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो विद्यालय है, जो स्टाफ है, पाठ्य पुस्तक है, खेल मैदान है, चार दीवारी है, पानी की व्यवस्था है, या शौचालय की जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था कौन करेगी? समुचित सरकार करेगी। हमने जो परिभाषिक शब्दावली धारा 2 में पढ़ी थी कि समुचित सरकार क्या है। तो समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से था। विद्यालय जिस भी सरकार के अधीन है, जैसे राज्य में कोई विद्यालय है तो राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र के जो कुछ विद्यालय है वो केंद्र के अधीन है। केंद्र शासित प्रदेश है, उनके विद्यालय वो केंद्र शासित की प्रदेश के अधीन है। वही इनकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होंगे। उसके बाद हम बात करें, धारा 4 की बात करें। धारा 4, 4 नंबर धारा है वो महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। 4 नंबर धारा है कि आयु के अनुसार प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश। प्रवेश यानी बालक को आयु के आधार पर प्रवेश देना है। ये जरूरी नहीं है कि एक बालक 10 साल का है और उसे हम विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, नहीं। उसकी जो आयु है उसके अनुसार उसकी कक्षा निर्धारित की जाएगी। ये इसमें कहा गया है कि आयु के आधार पर है बालक को प्रवेश दिया जाएगा। और बिना कोई प्रमाण पत्र के, कोई अगर बालक के पास आयु से संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र न भी है तो भी हम उसे प्रवेश देंगे। तो आयु के आधार पर अगर बात करें, हम बालकों को हम प्रवेश कौन कौन सी कक्षाओं में दे सकते हैं, वो ये है कि आयु और कक्षा, कि आयु के आधार पर अगर हम बात करें, आयु के आधार पर, तो सामान्यतः 5 आयु यहाँ पर वर्ष में आएगी, ये भी ध्यान रखना। सामान्यतः 5 या 6 वर्ष का जो बालक होगा उसे हम कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। उसके बाद जैसे 7 वर्ष का बालक है तो उसका प्रवेश है कक्षा 2 में होगा। 8 वर्ष का बालक है तो उसका प्रवेश है वो कक्षा 3 में होगा।
9 वर्ष का बालक है तो उसका प्रवेश है वो कक्षा 4 में होगा। 10 वर्ष का बालक है तो उसका प्रवेश है वो कक्षा 5 में होगा। 11 वर्ष का अगर बालक है तो उसका प्रवेश हम कक्षा 6 में करेंगे। 12 वर्ष का अगर बालक है तो उसका प्रवेश हम कक्षा 7 में करेंगे। और 13 वर्ष का अगर बालक आया है हमारे पास है तो उसका प्रवेश हम कक्षा 8 में करेंगे। और 14 वर्ष की आयु में वो 8वीं यानी प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो पूर्ण करेगा। इस आधार पर हम बालकों का प्रवेश निर्धारित करेंगे। यानी हमारे पास मान लेते हैं कोई 10 वर्ष का बालक आ गया, तो 10 वर्ष के हिसाब से हम उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे? कक्षा 5 में प्रवेश। अगर कोई बालक 8 वर्ष का हमारे पास पहली बार विद्यालय में प्रवेश के लिए आ रहा है तो हम वो कक्षा 3 में प्रवेश देंगे। इस प्रकार के जो बालक हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बालक 10 वर्ष का हो गया और पहली बार वो विद्यालय में आ रहा है, तो हम उसे कक्षा 5 में प्रवेश दे रहे हैं। अब बालक पहली बार विद्यालय में आ रहा है तो उसे कक्षा 5 में प्रवेश दे रहे हैं। तो कक्षा 5 के बच्चों के समकक्ष लाने के लिए BRCF है वो 3 माह का प्रशिक्षण देगी उसे। 3 माह का अलग से उन्हें पूर्व जो कक्षा है उनका प्रशिक्षण देकर पांचों के बराबर लाया जाएगा। यानी आयु के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को BRCF 3 माह का प्रशिक्षण देगा। तो इसमें भी ये बात है कि नोट में आप लिख सकते हो, आयु के आयु के आधार पर प्रवेश देने वाले देने वाले बालकों को बालकों को BRCF 3 माह का 3 माह का प्रशिक्षण। यानी BRCF ये ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी है। SSA जब हमारे यहाँ पर SSA प्रोजेक्ट चलता था तो जो ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी था उसका नाम था BRCF। और जब ये आर्टिकल लागू हुआ तो SSA ही हमारे यहाँ प्रोजेक्ट काम कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका नाम क्या था? BRCF ही था। और आज तो जैसे BRCF का जो पदनाम है समसा, अगर प्रोजेक्ट के आधार पर देखें तो ये CBO पोस्ट के समकक्ष मानी गई है। तो BRCF 3 माह का क्या करेगा? उसे अलग से ट्रेनिंग देगा। जो आयु के आधार पर हमारे पास प्रवेश ले रहे हैं छात्र, जैसे मान लेते हैं कि कोई बालक 10 वर्ष का हो गया और हम उसे 5वीं में प्रवेश दे रहे हैं और पहली बार विद्यालय में बालक आया है, तो उसको आप 3 महीने का ये ट्रेनिंग देकर उनके जो पीछे की जो कक्षा है उनकी भरपाई भरपाई की जाएगी। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि 5 से लेकर 7 वर्ष का जो बालक है वो कक्षा 1 में प्रवेश दिया जा सकता है। ये भी एक इसमें बात है कि सामान्यतः 5 से 7 वर्ष के 5 से 7 वर्ष के बालकों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। और बात करें राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, तो राजस्थान सरकार ने प्रवेश की जो न्यूनतम जो आयु मानी है वो 5 वर्ष मानी है। राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें, एक राजस्थान सरकार ने
राजस्थान सरकार ने प्रवेश की न्यूनतम आयु न्यूनतम आयु 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष का बालक है वो कक्षा 1 में प्रवेश से दिया जा सकता है उसे, 5 वर्ष का। और सामान्यतः 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो बालक है उसे हम कक्षा 1 में प्रवेश दे सकते। उसके बाद अगर कोई बालक हमारे पास आता है तो हम उसे आयु के आधार पर ही प्रवेश देंगे। जैसे 8 का आ गया, 9 का आ गया, तो 9 वर्ष का बालक है तो उसे हम चौथी क्लास में प्रवेश देंगे। ये है आरटीई का। इसके बाद अगर हम बात करें कि 5 नंबर जो धारा है, धारा 5 आरटीई की जो 5 नंबर जो धारा है उसके बारे में बात करें। 4 नंबर में आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और 5 नंबर धारा है कि स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है, टीसी प्राप्त करने का अधिकार है बालक को। बालक अगर विद्यालय छोड़ना चाहता है तो संस्था प्रधान जो भी है, वरिष्ठ अध्यापक हो या संस्था प्रधान हो, वो टीसी देने का काम करे। अगर वो सही समय पर बालक को टीसी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र प्राप्त करने का, प्राप्त करने का बालक को अधिकार है, बालक को अधिकार है। जब भी बालक अपना अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग करे तो उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी है वो दी जाएगी। अगर टीसी देने में विलंब किया जाता है तो संबंधित जो भी अध्यापक होगा, संस्था प्रधान है या कोई वरिष्ठ अध्यापक वहाँ पर है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। टीसी देने में विलंब विलंब करने पर संबंधित संबंधित संस्था प्रधान पर, संस्था प्रधान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कोई संस्था प्रधान टीसी देने में आनाकानी कर रहा है, विलंब कर देता है, तो उस अगर संबंधित छात्र उसकी शिकायत करता है तो इसका मतलब है उस पर विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। बालक जब चाहे टीसी अगर स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है तो उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र पाने का अधिकार है। तो अध्याय 3 में हमारे पास 3 धाराएं थी। 3 नंबर धारा थी कि शिक्षा बालकों का अधिकार है और उसकी व्यवस्था है वो समुचित सरकार करेगी जिस सरकार के अधीन विद्यालय है। 4 नंबर जो धारा थी कि आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और 5 नंबर जो धारा थी हमारी कि टीसी यानी स्थानांतरण प्राप्त करने का अधिकार है बालक को। इसके बाद अध्याय 3 है वो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों के कर्तव्य हैं। तो अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे हम।
अध्याय 3 में क्या है, एक महत्वपूर्ण भी है अध्याय 3, कि समुचित सरकार, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों के, एवं अभिभावकों के कर्तव्य। यानी इस अध्याय में कर्तव्यों की चर्चा की गई है, और कर्तव्य किस किस के हैं, कि समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं, जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, और जो अभिभावक हैं उनके क्या कर्तव्य। और इस अध्याय में धारा की बात करें तो इस अध्याय में धारा 6 से 11 तक है। 3 से 5 अध्याय 2 में थी, और अध्याय 3 में जो धारा है वो 6 से लेकर 11 तक है। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य क्या है, ये अध्याय 3। तो अध्याय 3 की हम शुरुआत करते हैं, और पहले हम धारा 6 के बारे में देखते हैं। धारा 6 में क्या लिखा। धारा 6 की अगर बात करें तो विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, सबसे पहले इसमें है विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य। ये जब ये अधिनियम लागू हुआ, उसके 3 वर्ष के भीतर अधिनियम के अनुसार विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य समुचित सरकार का है। उस अध्याय में यह लिखा गया था कि कक्षा 1 से 5वीं तक विद्यालय की जो दूरी रहेगी वो 1 किलोमीटर रहेगी, 1 किमी। और कक्षा 6 से 8वीं तक विद्यालय की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर। इसका अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि एक बालक का ये घर है, ये एक बालक का घर है, तो अगर बालक 5वीं तक पढ़ेगा तो इस घर की जो 1 किलोमीटर ये परिधि है, 1 किलोमीटर है, जैसे इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर की दूरी में उसे एक प्राथमिक विद्यालय मिलेगा। जब कोई बालक मान लेते हैं कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहता है, 7 में, 8 में, तो उस बालक को अपने घर की परिधि के 2 किलोमीटर में एक विद्यालय मिलेगा, 2 किलोमीटर में एक विद्यालय मिलेगा। तो अगर यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय, दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य एक उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलेगा आपको। ये इसमें व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था करेगा कौन, ये समुचित सरकार करेगी। ये व्यवस्था कौन करेगा, ये समुचित सरकार करेगी। यानी बालक की परिधि के 1 किलोमीटर के भीतर, उसके घर की परिधि के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय मिलेगा, 2 किलोमीटर की परिधि के भीतर उसे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलेगा। दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य में क्या होगा, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, जिससे क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के बालक 5वीं पास करने के बाद इस विद्यालय में प्रवेश ले सकते। ये इसमें व्यवस्था की गई है।
अध्याय 7 की अगर ने धारा 7 की अगर बात करें हम, 7 नंबर धारा में है वित्तीय वित्तीय उत्तरदायित्व है। वित्तीय उत्तरदायित्व उतना होगा जितना समुचित सरकार तय करेगी। तो वित्तीय उत्तरदायित्व है। वित्तीय उत्तरदायित्व है। वित्तीय उत्तरदायित्व उतना होगा वित्तीय उत्तरदायित्व उतना होगा जितना उतना होगा जितना समुचित सरकार समुचित सरकार तय करेगी। यानी 7 नंबर जो धारा है उसमें वित्तीय व्यवस्था के बारे में कहा कि वित्तीय व्यवस्था उतनी होगी जितनी समुचित सरकार है वो तय करेगी। यहाँ जैसे ये योजना जब शुरू हुई थी तो 11वीं पंचवर्षीय योजना देश में प्रचलित। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में बात करते हैं हमें केंद्र, यानी वित्तीय केंद्र अनुपात राज्य। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना। जब देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तो वित्तीय जो व्यवस्था थी वो 65-35 थी। यानी 65% पैसा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता था और 65 नहीं 55-45 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वित्तीय जो व्यवस्था थी वो 55-45 यानी 55% इस योजना में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 45% जो पैसा था वो राज्य सरकार का था। ये तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात थी। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 12वीं पंचवर्षीय योजना जब ये अधिनियम लागू हुआ तब देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तब इसमें जो वित्तीय जो भार था वो 65-35 का हो गया। 65% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 35% पैसा है वो राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। अगर हम वर्तमान की देखें, क्योंकि वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं है, अगर वर्तमान की देखें, वर्तमान में जो खर्चा है, वर्तमान में तो वो है 60-40 है। वर्तमान में 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40% खर्चा किसका है? राज्य सरकार का है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्य है, उनके साथ जो वित्तीय है वहां पर 90-10 है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है और 10% है वो वहाँ की स्थानीय सरकार कर रही है। जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी जो राज्य हैं वहाँ पर जो वित्तीय भार है वो 90-10 है। 90 में से 90% भाग सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 10% भाग है वो स्थानीय। वित्तीय व्यवस्था के लिए एक समिति बनी थी, अनिल
गौरैया समिति का गठन किया गया था। ये भी आप याद रखना। वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए अनिल गौरैया समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन। तो ये है धारा 7, जिसमें वित्तीय प्रावधान सम्मिलित थे कि वित्त की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 8 की, बात करें कि धारा 8 में ऐसा क्या है। जो आरटीई की जो 8 नंबर जो धारा है उसमें समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। तो 8 नंबर में क्या है कि समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य। अब समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, वो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय की स्थापना है, भवन है, शिक्षक ट्रेनिंग है, पाठ्यक्रम है, या यूं कह सकते हैं हम जैसे शिक्षा उपलब्ध करवाना है। ये जो कार्य हैं ये स्थानीय ये कर्तव्य हैं। जैसे मान लेते हैं कि विद्यालय स्थापना है, ये कर्तव्य किसका है, ये समुचित सरकार का है, विद्यालय स्थापना। जैसे मान लेते हैं कि विद्यालय भवन की व्यवस्था कौन कराएगा, ये कर्तव्य है वो समुचित सरकार का है। जैसे मान लेते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कौन उपलब्ध करवाएगा। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये जो कर्तव्य हैं, एक विद्यालय को संचालित करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उनकी व्यवस्था है वो समुचित सरकार करेगी। इसके लिए क्या है कि बजट है, बजट का प्रावधान इस प्रकार से किया गया है और इसकी व्यवस्था है वो समुचित सरकार करेगी जिस सरकार के अधीन विद्यालय संचालित है। इसके बाद अगर हम बात करें स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। समुचित सरकार के बाद किसकी बात करते हैं, जैसे एक 8 नंबर 8 नंबर में है, 9 नंबर की बात करें वो है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 9 की बात करते हैं। स्थानीय जो प्राधिकारी है, अब स्थानीय प्राधिकारी किसे कहा गया है, वो तो हमने परिभाषा में देखा था। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य यानी जो समुचित सरकार आदेश निर्देश दे रही है उसके अनुसार है वो विद्यालय बनवाना, उनमें व्यवस्था करना, ये काम स्थानीय प्राधिकारियों का होगा। विद्यालय में नामांकन है, विद्यालय किस स्थान पर बनाना है, इसके लिए भूमि को चिन्हित करना, विद्यालय में कोई अगर नामांकन कम है या अन्य प्रकार की कोई भी व्यवस्था करनी है, ये कर्तव्य स्थानीय सरकार का है। बजट इसे राज्य सरकार जो समुचित सरकार है उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद अभिभावकों के कर्तव्य हैं, धारा 10 है। धारा 10 में क्या है, अभिभावकों के कर्तव्य हैं। अभिभावकों के कर्तव्य, तो अभिभावकों के क्या कर्तव्य हैं कि बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाएं, ये अभिभावक का भी कर्तव्य है।
बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाने, बच्चे की परवरिश करना, इस प्रकार के जो उनके जो मूल जो अधिकार होते हैं, जो मौलिक जो अधिकार हैं हमारे, उनमें है कि बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये अभिभावक का भी कर्तव्य। इसके बाद हम बात करें धारा 11 की बात करते हैं। 11 नंबर जो धारा है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था का कर्तव्य है। पूर्व विद्यालय की, पूर्व विद्यालय की विद्यालय की शिक्षा का कर्तव्य, शिक्षा का कर्तव्य। यानी बालक के 5 वर्ष या 6 वर्ष का बालक विद्यालय में आएगा, तो विद्यालय में आने से पूर्व उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये इसमें कहा गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी यानी बालवाड़ी शिक्षा। तो 3 से 6 वर्ष, 6 वर्ष के बालकों के लिए, बालकों के लिए आंगनवाड़ी या जो NEP 2020 है उसमें आंगनवाड़ी को बालवाड़ी कहा गया है। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी की व्यवस्था है। तो विद्यालय में आने से पहले जो 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। NEP 2020 में तो इनके लिए अलग से ही ECCE एक अलग से ही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए। तो यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई थी धारा 11 में कि विद्यालय में आने से पहले बालक के लिए आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये था हमारा अध्याय 3। इसके बाद अगर हम बात करें अध्याय 4, अध्याय 4 की बात करते, अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय माना गया और इसमें है कि विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व के, विद्यालय के क्या उत्तरदायित्व हैं और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं। तो इसमें है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। विद्यालय और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व हैं और इसमें सम्मिलित जो धारा है वो 12 से लेकर 28 तक सबसे बड़ा अध्याय माना गया है। ये RTE 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है। अगर हम 12 नंबर की बात करें, धारा 12 की बात करें, इसकी अगर हम बात करें, धारा 12, तो जो निजी जो विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, निजी जो विद्यालयों में क्या है कि 25% सीटें हैं वो असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित है। निजी विद्यालयों में 25% सीटें असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के
बच्चों के लिए बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। आरक्षित रहेगी, यानी 25% सीट है वो कौन से बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी? वो जो शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े हुए जो बालक हैं, या जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो बालक हैं, उस वर्ग के बालकों के लिए 25% सीट है वो प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनमें आरक्षित रहेगी। ये 8 वर्ष के लिए होगी। ये कितने वर्ष के लिए होगी? 8 वर्ष के लिए। समय इसमें कितना है? एक बार अगर एक बालक का आरक्षित सीट पर चयन हो गया तो वो 8 वर्ष तक रहेगा। अगर किसी विद्यालय में एलकेजी यूकेजी चलता है, यानी अगर कोई विद्यालय में एलकेजी यानी लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी अपर किंडरगार्टन चल रही है, तो वहां पर ये समय रहेगा 3 वर्ष से 11 वर्ष तक। 3 से 11 वर्ष, यानी वहां पर ये 3 साल है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है ना? वहां पर ये एलकेजी यूकेजी नर्सरी अगर ये चल रहे हैं किसी विद्यालय में, एलकेजी चल रहा है, यूकेजी विद्यालय चल रहा है, वो भी आरटीई के अनुसार चल रहा है, तो वहां पर एलकेजी में एडमिशन दिया जाएगा, फिर यूकेजी में एडमिशन दिया जाएगा, फिर नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा, फिर प्रथम कक्षा, इस प्रकार से दिया जाएगा। वहां पर ये समय कितना रहेगा? वहां पर ये समय हो जाएगा 11 वर्ष। वहां पर ये समय कितना हो जाएगा? 11 वर्ष हो जाएगा। 11 वर्ष। और अगर किसी विद्यालय, कोई प्राइवेट विद्यालय कक्षा 1 से शुरू हो रहा है तो वहां पर बालक है वो 8 साल है पढ़ सकता है। अगर कोई प्राइवेट विद्यालय एलकेजी से शुरू हो रहा है तो वहां पर ये शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कितने साल रहेगी? 11 वर्ष रहेगी, क्योंकि एलकेजी यूकेजी नर्सरी फिर पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक वो 11 वर्ष तक है। इस नियम के अनुसार निःशुल्क है पढ़ सकता है। अगर कोई विद्यालय कक्षा 1 से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक ही वो पढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एलकेजी यूकेजी नर्सरी वालों में 11 वर्ष का समय रहेगा, और जो विद्यालय कक्षा 1 से शुरू हो रहे हैं वहाँ पर ये 8 वर्ष का समय रहेगा। 25% सीट है वो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग, या जो विकलांग श्रेणी के जो बालक हैं, या जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग के बालक हैं। इसके बाद 13 नंबर की बात करें, धारा 13 नंबर में क्या है कि प्रति व्यक्ति शुल्क एवं अनुवीक्षण प्रक्रिया का प्रतिषेध किया गया है। यानी 13 नंबर में क्या किया गया है? प्रति व्यक्ति शुल्क, यानी प्रति व्यक्ति कोई शुल्क ले रहा है, कोई फीस ले रहा है, और अनुवीक्षण यानी प्रवेश की जो प्रक्रिया है, अनुवीक्षण, वह अनुवीक्षण, अनुवीक्षण का मतलब है कि प्रवेश, अनुवीक्षण की प्रक्रिया का प्रतिषेध है। यानी ये प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कोई भी विद्यालय होगा वहां पर एक तो आप प्रति व्यक्ति फीस नहीं ले सकते, यानी जो विद्यालय ने जो निर्धारित की है वो तो अलग बात है, उसके अलावा आप नहीं ले सकते। बालक विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आया तो आप उसको साथ ने तो कोई इंटरव्यू लोगे कि आपका ज्ञान क्या है, आपके पिता क्या काम करते हैं, नहीं तो बालक से आप मौखिक या लिखित इंटरव्यू लोगे। और न ही बालक के जो अभिभावक आ रहे हैं उनसे आप किसी भी प्रकार के सवाल जवाब नहीं करोगे कि आप क्या काम करते हो,
यहाँ क्यों पढ़ाने हो, ये कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रक्रिया से नहीं गुजारना है। कोई बालक आपके पास आया तो आपको विद्यालय में प्रवेश देना होगा। तो ये है इसमें कि प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो प्रवेश प्रक्रिया जो अपनाई जाती है विद्यालय में, हम देखते हैं कोई भी बालक विद्यालय में प्रवेश से लेने के लिए आता है तो अध्यापक क्या करते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। पहले कहाँ पर पढ़े थे, आपके पिछली क्लास में कितने प्रतिशत आए, विद्यालय जाते कि नहीं जाते, आपके माता पिता क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार की जो अनावश्यक है हम सवाल जवाब करते हैं लिखित या मौखिक रूप से, वो इसमें निषेध माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया है तो 10 गुना जुर्माना प्रति व्यक्ति शुल्क में होगा। तो अगर ये पाया गया है तो 10 गुना जुर्माना प्रति व्यक्ति शुल्क में। यानी अगर कोई भी बालक है, कोई भी अध्यापक है, मान लेते हैं किसी से कोई फीस ले लेता है या इस प्रकार की करता है, तो उस पर क्या रह गया है, ये 10 गुना जुर्माना लगे। पहली बार अगर कोई गलती करता है पूर्ववर्ती तो 25,000 रुपये जुर्माना है। इसमें क्या है कि प्रथम या पूर्ववर्ती तो 25,000 रुपया जुर्माना है। अगर दूसरी बार द्वितीय परवर्ती करता है, यानी पहली बार जुर्माना लग गया और फिर भी कोई बाज नहीं आया, फिर भी ये प्रक्रिया अपनाता है अनुवीक्षण की, तो 50,000 रुपया जुर्माना है। अगर कोई बालक फिर भी नहीं मान रहा, कोई विद्यालय परिवार फिर भी ये प्रक्रिया अपनाता है तीसरी बार, तो फिर मान्यता है वो उसकी रद्द कर दी जाएगी, फिर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर ये प्रक्रिया वो तृतीय बार अपनाता है, तृतीय बार अपनाता है तो मान्यता, अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल है तो इसकी मान्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ये है, यानी अगर कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल करता है तो उसका 10 गुना है, उसका 10 गुना लिया जाएगा। प्रति व्यक्ति शुल्क कोई वसूल करता है तो उसके कितने गुना लिया जाएगा, वो है 10 गुना। अगर अनुवीक्षण पहली बार कोई गलती करता है तो उसके 25,000 रुपए है। अगर द्वितीय बार कोई गलती करता है तो उसके 50,000 रुपये लगेंगे। अगर फिर भी नहीं माना, कोई अनुवीक्षण की प्रक्रिया तीसरी बार भी अपना ली, तो उसकी मान्यता है, अगर प्राइवेट विद्यालय है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये है अनुवीक्षण। ये तीनों कार्य क्या है, ये अनुवीक्षण के हैं। अनुवीक्षण प्रक्रिया में प्रक्रिया में और ये जो 10 गुना जुर्माना है, अगर आपने प्रति व्यक्ति मान लेते हैं कोई एक अनावश्यक रूप से किसी बालक से आपने 1,000 रुपये ले लिए, तो आपको 10 गुना यानी 10,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने प्रवेश के दौरान आपने बालक की लिखित मौखिक या कोई भी परीक्षा ली, अभिभावक की ली, तो आपको पहली बार 25,000 रुपये, अगर आपके विरुद्ध कोई शिकायत होती है तो 25,000 रुपये। अगर आपने दूसरी बार ये गलती दोहरा दी, दोबारा अगर शिकायत हो गई तो 50,000 रुपये। अगर कोई प्राइवेट संस्था है वो लगातार ये गलती कर रही है तीसरी बार, तो उसकी मान्यता है, वो विभाग है वो समाप्त कर देगा। इसके बाद है धारा 14 है। धारा 14 में है
कि आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा। आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा। यानी कोई भी बालक है, उनके माता पिता है, को आयु का कोई प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या इस प्रकार का कोई दस्तावेज वो विद्यालय में नहीं उपलब्ध करवा सके, अगर वो सादे कागज पर भी लिख कर देते हैं कि मेरे बालक की आयु 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, तो भी वो चलेगा। या उनके पास कोई जाति प्रमाण पत्र पर, या फिर मान लेते हैं कोई जन्म प्रमाण पत्र हो, वो तो एक अलग है। यानी सबूत कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर कोई प्रूफ ही नहीं है तो भी अगर वो 50 रुपए के स्टाम्प पर या सादे कागज पर लिख कर देता है कि मेरे बालक की आयु है वो 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, तो भी वो चलेगा। अगर कोई भी बालक के माता पिता नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेगा कि बालक के अगर माता पिता नहीं है तो उनके पड़ोसी अगर ये कह दे कि उक्त बालक है वो सन 2015 में पैदा हुआ, 2014 में पैदा हुआ, तो भी वो चलेगा। उन्हें भी एक सादा कागज पर लिख कर देना पड़ेगा। यानी आप आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसके पास अपनी उम्र का प्रूफ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र का कोई प्रूफ नहीं है कि ये कितने वर्ष का है, तो आप मना नहीं कर सकते, उसे प्रवेश दिया जाएगा। एक तो ये है। उसके बाद अगर धारा 15 की बात करें हम, धारा 15 की, धारा 15 में क्या है कि कालावधि के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। विस्तारित जो कालावधि होती है उसके बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। विस्तारित विस्तारित कालावधि कालावधि के बाद ही प्रवेश प्रवेश दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट की एक निर्धारित डेडलाइन आती है कि आप प्रवेश है वो सितंबर तक करवा सकते हैं, अक्टूबर तक करवा सकते हैं, या अगस्त तक करवा सकते हैं। वो यानी हम एक निश्चित तारीख है कि 15 अगस्त के बाद विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया जाएगा। लेकिन कालावधि 8वीं तक का अगर बात करें हम, जो गवर्नमेंट की जो कालावधि है उसके बाद भी प्रवेश है वो दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 22 और 23 में वर्ष पर्यंत प्रवेश कर दिया है। अगर हम बात करें राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022 और 23 वर्ष पर्यंत प्रवेश कर दिया। यानी राजस्थान सरकार ने 2022 और 23 से ये कहा है कि साल भर आप प्रवेश ले सकते हो। यानी जो भी बाकी जैसे 9 से 12 तक है, गवर्नमेंट की अलग से एक डेडलाइन आती है कि इसके बाद प्रवेश मान्य नहीं होंगे। लेकिन 1 से 8 तक है, आप जब चाहो आयु के आधार पर प्रवेश ले सकते हो। अगर आप कोई विद्यालय दूसरे विद्यालय से आ रहे हो तो पूर्व विद्यालय का रिकॉर्ड अपने साथ लेकर आओ और नए विद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हो। वर्ष पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो विस्तारित कालावधि के बाद यानी गवर्नमेंट की डेडलाइन के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। और आरटीई के अनुसार अगर बात करें तो वर्ष पर्यंत
ये प्रक्रिया चलती रहे। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 16 की बात करें, 16 नंबर धारा में क्या लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा क्लास 8 पूर्ण करने तक रोकने व निष्कासन प्रतिषेध है। यानी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ आप जानते ही हो कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है, क्लास 1 से 8 तक, यह है प्रारंभिक शिक्षा। कोई भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक रोकना प्रतिषेध है, यानी वर्जित है, मना है कि बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करेगा तब तक आप उसे रोक नहीं सकते और उसका निष्कासन नहीं कर सकते। पूर्ण करने तक निष्कासन व रोकना दोनों है। निष्कासन व रोकना प्रतिषेध है। आप कोई भी बालक को एक क्लास में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं है कि आप बालक को टीसी काट कर विद्यालय से आउट कर दोगे, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा होगी, और वार्षिक परीक्षा में अगर कोई बालक फेल हो जाता है तो 2 माह बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर पुनः परीक्षा में बालक फेल हो जाता है तो उसे हम रोक सकते हैं। ये 31 मार्च 2019 को एक नियम निकला था। हाँ, ये लिख सकते हम 31 मार्च 2019 के अनुसार संशोधन। यानी 31 मार्च 2000 में कुछ संशोधन किया गया था। आरटीई में संशोधन ये किया गया था कि कक्षा 5वीं तथा कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा होगी। वार्षिक परीक्षा होगी तथा छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो 2 माह में 2 माह में पुनः परीक्षा ली जाएगी। पुनः परीक्षा का आयोजन अगर पुनः परीक्षा में छात्र फेल हो जाता है, अगर पुनः परीक्षा में बालक फेल हो जाता है तो बालक को रोक सकते हैं। यानी 5वीं 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कोई बालक फेल हो जाता है तो 2 माह में पुनः परीक्षा का आयोजन
अगर पुनः परीक्षा में बालक फेल हो जाता है तो उसे उस क्लास में रोका जा सकता है, लेकिन छात्र का निष्कासन नहीं किया जा सकता। यानी प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्कासित नहीं किया जा सकता। निष्कासित किया जा सकता। ये है धारा 16। यानी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पूर्ण करने तक निष्कासन व रोकना मना है। लेकिन मार्च 31 मार्च 2019 में ये एक संशोधन किया गया था, इसके अनुसार आप रोक सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें 17 की, धारा 17 की बात करें हम, धारा 17 में क्या है? शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध है। यानी बालक शारीरिक शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न उत्पीड़न पर प्रतिषेध है। यानी बालक को किसी भी तरीके की आप शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं दे सकते, मारपीट नहीं कर सकते बालक के साथ। अगर कोई इससे का उल्लंघन करता है तो 3 माह की जेल भी हो सकती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो जेल का प्रावधान है, 3 माह जेल या अनुशासनात्मक शासनात्मक कार्यवाही। यानी आप किसी भी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, न तो उसे मार सकते और न ही आप उसे हीन शब्दों का उसके प्रति प्रयोग कर सकते। जैसे ऐसे किसी शब्द का आप उच्चारण नहीं करोगे जिससे बालक के मन को कोई ठेस पहुंचे। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर आपको 3 माह की जेल हो सकती है और आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके बाद अगर हम 18 नंबर की बात करें, धारा 18, 18 नंबर जो धारा है वो है कि बिना मान्यता के अगर आप विद्यालय संचालित कर रहे हो, बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा पाया गया तो प्रथम बार 1 लाख रुपया जुर्माना, और फिर भी आपने अगर बंद नहीं किया तो प्रति कार्य दिवस 10,000 रुपया जुर्माना हो। तो बिना मान्यता के विद्यालय बिना मान्यता के विद्यालय संचालित संचालित करने पर करने पर 1 लाख रुपया करने पर 1 लाख रुपया जुर्माना, यानी 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। अगर फिर भी आप कार्य कर रहे हो तो प्रति कार्य दिवस 10,000 रुपया।
तथा उसके के बाद प्रति कार्य दिवस 10,000 रुपये जुर्माना। यानी अगर बिना मान्यता के कोई विद्यालय संचालित कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो उस पर 1 लाख रुपया जुर्माना, और उसके बाद अगर वो फिर भी संचालित कर रहा है तो उसे प्रति कार्य दिवस है वो 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 19 की, धारा 19 धारा 19 में क्या है कि विद्यालय स्थापित करने के मान एवं मानक जो अनुसूची 1 है उन्हें पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया गया है। यानी विद्यालय स्थापित करने के विद्यालय स्थापित स्थापित करने के मान एवं मानक जो अनुसूची एकमात्र अनुसूची एक में दिए गए हैं उन्हें 3 वर्ष 3 वर्ष में पूर्ण करने हैं। यानी जो अनुसूची 1 में जो मानक दिए गए हैं विद्यालय की स्थापना, वो जो समुचित सरकार है उनको 3 वर्ष में पूर्ण करने हैं। जैसे हम बात करते हैं, वैसे एक विद्यालय की स्थापना के लिए क्या क्या जरूरी पड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं एक भवन है, भवन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विद्यालय के लिए भवन पहली बात है। इसके बाद मान लेते हैं कि खेल मैदान है, तो खेल मैदान का निर्माण, खेल का मैदान है। उसके बाद मान लेते हैं कि शौचालय, तो अलग 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 शौचालय ये भी चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, विद्यालय की 4 दीवारी भी चाहिए। बात करते हैं हमें कार्यालय कक्ष होना चाहिए, कार्यालय कक्ष। बात करते हैं हमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बात करते हैं हमें रसोई घर होना चाहिए। ये जो व्यवस्था है, ये जो अनुसूची 1 में दी गई है उसके अनुसार आगामी 3 वर्षों में आपको पूर्ण करनी है। और जैसे एक पुस्तकालय है, ये भी होना चाहिए। जैसे कक्षा कक्ष है उचित संख्या में। तो ये जो है एक विद्यालय की, हम कह सकते हैं एक विद्यालय की स्थापना में ये इतनी चीजें हैं वो समुचित सरकार को करनी है। और वो कितने दिनों में, आगामी 3 वर्षों में। जब ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ तो उसके 3 वर्षों में ये करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 20 में क्या है। धारा 20 है कि धारा 19 से के अनुसूची 1 में लिखित मान एवं मानक में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। यानी धारा 19 व अनुसूची 1 में
अनुसूची 1 में लिखित मान एवं मानकों में परिवर्तन करने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। केंद्र अधिकार केंद्र सरकार का है। अगर आरटीई में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है, उनके मानक में, कोई नियम में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तरदायी है। यानी आठ धारा 19 में और अनुसूची एकमात्र अनुसूची है, उसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है तो फिर वो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। धारा 21 है, वो है एसएमसी से संबंधित। विद्यालय मैनेजमेंट जो कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो एसएमसी का गठन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितने सदस्य हैं, उनके क्या कार्य हैं, कौन कौन से व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं? एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो एसएमसी है। इससे धारा 21 में जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन समिति, उसको हम अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 22 कि 22 में क्या है, धारा 22 इसमें क्या है? धारा 22 में है कि विद्यालय विकास योजना है 3 वर्षीय। धारा 22 में क्या है? विद्यालय विकास योजना है। विद्यालय विकास योजना, विकास योजना 3 वर्षीय है। यानी 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना है, या यूं कह सकते हैं विकास योजना किसमें है? इसी में है। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी 3 वर्षीय, और उसमें एक एक वर्ष की उप योजना होगी। ये भी आप ध्यान रखना कि एसएमसी के द्वारा बनाई जाएगी। एसएमसी के द्वारा विद्यालय विकास योजना विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय 3 वर्षीय बनाई जाएगी। उसमें एक एक वर्ष की एक एक वर्ष की 3 उप योजना होगी। एक तो समेकित योजना होगी 3 साल की, फिर एक एक, यानी 3 साल की योजना बना दी आपने, एक ये 3 साल की योजना बना दी आपने, तो आपको पहले साल क्या करवाना है, दूसरे साल क्या करवाना है, और तीसरे साल आपको क्या करवाना है। इसके लिए अलग से आपको एक एक वर्ष की 3 उप योजना बनानी पड़ेगी। और ये काम कौन करेगा? ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। तो आज की इस क्लास में हमने आर्टिकल आरटीई 2009 की बात करें हम, तो उसका अध्याय 2 से शुरू की थी। तो 2 नंबर अध्याय में 2 धारा थी, 3 नंबर और 4 नंबर। जो 4 नंबर महत्वपूर्ण है, आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 5 नंबर भी बढ़िया है कि इसमें टीसी से संबंधित है। फिर अध्याय 3 कर्तव्यों के बारे में हमने पढ़ा, 6 से 11 तक है। पहले विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका है? कि समुचित सरकार का है। 1 से 5वीं तक विद्यालय की दूरी 1 वर्ष है, और 6 से 8वीं तक विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है। इसमें 1 किलोमीटर है, इसमें 2 किलोमीटर है। और आप ये भी ध्यान रखना कि 2 जो यूपीएस है, 2 यूपीए
दो पीएस यानी प्राथमिक विद्यालय, पीएस का मतलब प्राथमिक विद्यालय, दो प्राथमिक विद्यालय के बीच एक यूपीएस होगा, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। यानी दो प्राथमिक विद्यालय, उनके बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। उसके बाद वित्तीय व्यवस्था के बारे में हमने देखा साथ में, फिर समुचित सरकार के कर्तव्य देखे, फिर स्थानीय प्राधिकारी अभिभावकों के कर्तव्य हैं, और 3 से 6 वर्ष की अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य, ये सबसे बड़ा अध्याय है। निजी विद्यालयों में प्रवेश की क्या पोजीशन रहेगी, और प्रति व्यक्ति शुल्क या अनुवीक्षण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने देखी। आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा आर्टिकल 14 में, कालावधि समाप्त होने के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा, और कोई भी बालक को कक्षा 8वीं पूर्ण करने तक आप विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते, और एक क्लास में अगर आपको रोकना है तो वो बोर्ड परीक्षा में आप रोकोगे इस प्रकार से। शारीरिक और मानसिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं करोगे, बिना मान्यता के विद्यालय संचालित नहीं करोगे, विद्यालय के जो मानक और जो अनुसूची 1 में दिए गए निर्देश हैं वो आगामी 3 वर्षों तक आपको कंप्लीट करने होंगे। परिवर्तन केंद्र सरकार करेगी, और एसएमसी एवं विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। और जो 21 में है, ये धारा 21 से में जो एसएमसी के बारे में है, उनकी हम अलग से, एसएमसी कैसे बनाई जाती है, उनकी मीटिंग कब होती है, गणपूर्ति क्या है, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कितने हो सकते हैं, उनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ये एक बड़ा धारा है। और 22 में विद्यालय विकास योजना। इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।